नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज की घटना यानी आज का वाकया शुरू करने के पहले मैं ये बता दूं कि कल हमारा 1000वां एपिसोड हो जाएगा। यानी कल का दिन किस्सा गोई परिवार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया था किस्सा गोई, तब मेरे सपनों में या मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि ये सफ़र 1000 एपिसोड तक जाएगा। कतई सोच सोच से परे था। लेकिन आप जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और कल 1000वां एपिसोड होगा। 1000वें एपिसोड को सेलिब्रेट करने की बात मैंने पहले भी कही थी, और अभी 4-5 दिन पहले जब ये हुआ कि कहाँ किया जाए, तो सुधी श्रोताओं ने दिल खोल कर अपनी बात कही। किसी ने कहा लखनऊ सबसे अच्छा होगा, किसी ने कहा दिल्ली सबसे अच्छा होगा। जो हमारे गृह जनपद के हैं उनका कहना था कि प्रयागराज में करिए। गोरखपुर के लिए भी कहा गया, आजमगढ़ के लिए भी कहा गया, गुरुग्राम के लिए कहा गया, जयपुर के लिए कहा गया। और हमारे जो विदेश में बैठे सुधी श्रोता हैं, उनमें से एक ने स्वीडन और एक ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में से आयोजित करने की बात कही। मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई भी, अगर मैं पहुँच भी गया तो वहाँ स्थानीय लोग ही पहुँचेंगे और कौन वहाँ जा पाएगा। इसलिए ऐसी जगह का चुनाव किया जाना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें। इसका ये मतलब कतई नहीं था कि 1000वें एपिसोड के दिन ही हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। एक बार मेरे मन में ये आया ज़रूर था, लेकिन तब ये पता नहीं था कि इसी बीच में लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कार्यक्रम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कवर नहीं होता, हम कर सकते हैं कहीं, लेकिन किस्सा कोई परिवार के बहुत सारे लोग तमाम राजनीति से भी संबंधित हैं। इसलिए आप लोगों की राय लेकर ही इस 1000 एपिसोड के पूरा होने के कार्यक्रम को हम लोग इलेक्शन के बाद किसी दिन सेलिब्रेट करेंगे, जरूर करेंगे, अच्छे से करेंगे। इस बीच में इन सब को सोचकर, क्योंकि जैसे जयपुर से प्रदीप भाई ने कहा कि साहब मेरा बड़ा भारी रिसॉर्ट है, सब लोग वहीं आएँ, सबके रुकने और खाने का प्रबंध मैं करूँगा। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर 20-25 लोगों का भी इंतज़ाम उनको करना पड़ा तो, और वो स्वेच्छा से ये करने को तैयार हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल है प्रदीप भाई का। इसी तरह के जो और विचार आए हैं, उनमें से 3 विचार छांट कर हम परिवार के सामने रखेंगे और 1 महीने पहले तिथि और स्थान को डिसाइड कर लेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। और उसके बाद हम सब लोग इकट्ठा होंगे। हम ये चाह रहे थे कि किस्सा गोई की एक टी शर्ट भी छपवा ली जाए, या टी शर्ट भी एक बनवा ली जाए, जो किस्सा गोई परिवार के लोगों को उपलब्ध हो सके। और जिस दिन हम लोग इकट्ठा हों, बस फिर सिर्फ हम दिखाई दें, सिर्फ किस्सा गोई ही दिखाई दे, सिर्फ किस्सा गोई परिवार ही दिखाई दे। ये मेरा सोचना है, मेरा मानना है। तो इसलिए अब खूब समय है। हम लोग पिछले 8-10-15 दिनों में जगह 3 जो सर्वसम्मत की जगहें हैं वो डिसाइड कर लेंगे। फिर वहाँ लोगों से कौन कितनी मदद करेगा इसको, किसके आयोजन में, ये पता कर लेंगे। और फिर आयोजन के 1 महीने पहले आयोजन का स्थान, समय सबको सूचित कर दिया जाएगा, ताकि जो जिसके भी रीच में हो वो वहाँ आ सके। अब मैं आज का वाकया शुरू करूँगा। आज का वाकया पुराना है, हालिया नहीं है। पुराना नहीं, काफ़ी पुराना है, करीब 3 साल पहले की बात है। राज्य बिहार, जिला बिहार की राजधानी पटना। पटना में भी एक इलाका है जक्कनपुर,
वहाँ के जयप्रकाश नगर की कदम गली में 21 जनवरी 2021 को सुबह करीब 10:30, सवा 10 से 10:30 के बीच में एक 4 साल की बच्ची घर के भीतर से दौड़ती हुई बाहर आई और जोर जोर से शोर करने लगी कि दीदी को मार दिया, दीदी को मार दिया। कंजेस्टेड लोकेलिटी है। सारे लोग बाहर आ गए। भीतर जाकर देखा तो अभी हाल में किराए पर आए एक परिवार की 16 साल की बच्ची, पिंकी, मैंने नाम बदला हुआ नाम है, पिंकी की लाश फर्श पर पड़ी थी। सामान्य रूप से उसके पिता और माता भी रहते थे, लेकिन उस समय मां और पिता वहां पर नहीं थे। आसपास के लोगों ने, और वो जो 4 साल की बच्ची थी वो मकान मालिक के यहाँ की किसी की बच्ची थी, और उसके हिसाब से किसी भैया ने, दीदी कहती थी उनको, किसी भैया ने, आए भैया, उससे बात की, फिर उसके गर्दन पे चाकुओं से हमला कर दिया, फिर भाग गए। प्राइमा फेसी पुलिस ने उस बच्ची से उनका हुलिया, कपड़ा इत्यादि ये सब चीजें पूछ लें। बच्ची सिर्फ ये बता पाई कि वो जैकेट पहने हुए थे। पुलिस ने कई टीमें लगाई। सबसे पहले, चूंकि घना इलाका है, पटना में अब सीसीटीवी की भरमार है, व्यक्तिगत रूप से भी और सरकारी रूप से भी सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। खूब तलाशा गया, जैकेट वाले व्यक्ति को तलाशा गया। 4-5 घंटे की मेहनत के बाद सीसीटीवी फुटेज में ये तय हो गया कि एक व्यक्ति उसी गली में आधे घंटे पहले घुसा था, और आधे घंटे बाद जब वो बाहर जा रहा था तो बहुत तेजी में था। पुलिस ने मृतका के परिजनों को, रिश्तेदारों को बुलाकर ये सारी फुटेज दिखाई, और इनमें कुछ फुटेज वो भी थी जिनमें बच्चा कुछ कुछ पहचान में आ रहा था। लोगों ने, परिवार के नजदीकी लोगों ने बताया कि इसका नाम संदीप कुमार है, इसके पिता का नाम सुनील कुमार है। ये नालंदा के सुमका थाना क्षेत्र के थरथरी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने फिर जिज्ञासावश किया, आप कैसे पहचान रहे हैं? उन्होंने कहा, हम लोग भी पहले नालंदा में ही रहते थे, और इस लड़के ने मेरी बेटी को इतना परेशान कर दिया, हम लोगों को भी परेशान कर दिया, इस जिद पर कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कि परेशान होकर बच्ची, चूंकि उसका मैट्रिक में थी, हाई स्कूल में थी, 10th में थी, जो आप कह लीजिए, हम लोगों को नालंदा छोड़ना पड़ा और हम पटना के इस जक्कनपुर में जयप्रकाश नगर की कदम गली में किराए के एक मकान में रहने लगे। शाम तक बच्ची की मां भी आ गई। उन्होंने बताया कि पिता इनके सवेरे किसी काम से चले गए थे और मैं इस बच्ची का मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेने के लिए नालंदा गई हुई थी, और ये बता के गई थी कि दरवाज़ा बंद रखना, शाम तक मैं आ जाऊंगी। इस बीच कौन भीतर आ गया, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया है, दरवाज़ा खोला गया है, यानी एंट्री है वो फ्रेंडली एंट्री है। पुलिस ने सरगर्मी से तलाश शुरू की संदीप की। खैर, कहाँ भाग कर जाता वो, पुलिस ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गई। घटना के अंजाम देने के बाद संदीप बिहार शरीफ की तरफ भागा। इसके पहले उसने घटना में प्रयोग किए गए चाकू को तिनपुलवा रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, लेकिन वहां से भागते समय लगातार लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में वो कैद हो गया था, और पहले मिले हुए सीसीटीवी और रेलवे ट्रैक के पास चाकू को फेंकते समय जो सीसीटीवी में वो कैद हुआ,
वो दोनों एक ही थे। पहचान पुख्ता हो गई। फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही साथ सीसीटीवी में जो जैकेट और स्वेटर वो पहना हुआ था और जिस जैकेट का जिक्र 4 साल की उस चश्मदीद गवाह यानी उस बच्ची ने बताया था, वो भी उसके पास से बरामद हो गया। संदीप जब पुलिस की पकड़ में, पुलिस की कैद में, हिरासत में आया तो उसने बताया कि करीब 2 साल से, जब ये कक्षा 8 में थी, यानी उम्र इसकी 13-14 साल रही होगी, तब से मैं इससे प्यार करता हूं। और उसका ये दावा था कि वो भी उससे यानी संदीप से प्यार करती थी। 1.5 साल ये सब छुप के हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों परिवारों को पता लग गया। दोनों परिवारों ने ये बैठ कर तय किया कि दोनों का अलग किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़की बहुत छोटी और नाबालिग है, इसलिए शादी का सवाल ही नहीं उठता। और अगर इस तरह से दोनों का ये संबंध चलता रहा तो किसी न किसी दिन बदनामी भी होगी और दोनों की पढ़ाई का नुकसान भी होगा। लड़की वालों ने तय किया कि ठीक है, हम नालंदा छोड़ के पटना चले जाएंगे, कुछ जानने वाले हैं, किराए का मकान देख लेते हैं और हम लोग चले जाएंगे। वहां शिफ्ट हो गए। लड़की के घर वालों ने उसे सख्त हिदायत दी कि किसी भी कीमत पर संदीप से कोई संपर्क नहीं रखोगे। संदीप के घर वालों ने भी उसे सख्त हिदायत दी कि तुम पिंकी से, जो मैंने कहा बदला हुआ नाम है, उससे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखोगे। लेकिन आदत से लाचार ये दोनों यंग बर्ड्स, लव बर्ड्स, ये मोबाइल पर बात करते रहे। अरसा थोड़ा लंबा हो गया, कोई 8 महीने बीत गए। ये एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए, लेकिन बातचीत लगातार करते रहे। संदीप मीठी मीठी बात उससे करता रहा और वो भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करती रही। लेकिन संदीप के मन में एक बात ये आ गई कि अब लड़की के घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे। संदीप का ये मानना था कि अपने घर वालों को तो मैं किसी तरह समझा लूंगा, लेकिन चूंकि वो लोग स्वयं ही उसको लेके यहां से पटना चले गए और किराए के मकान में रह रहे हैं, लिहाजा वो कभी इस बात को नहीं मानेंगे और न ही हमारी शादी होने देंगे। इस बात से बहुत वो क्षुब्ध था, इस बात से वो बहुत गुस्से में था। इस बात ने उसके मन में एक इंतकाम, जिसको कहते हैं, बदले की भावना उसके मन में सुलगने लगी, जलने लगी। और कोई 1 महीने पहले उसने नालंदा के चंडी बाजार से अंशु को मारने के लिए 50 रुपए में एक चाकू खरीद लिया और इस फिराक में रहा कि जब कभी भी उससे अब मुलाकात होगी उसे मार दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसको मारने के बाद मैं भी फिर इत्मीनान से अपना जो भी पढ़ना लिखना है वो करूंगा। मेरे मन में जो हमेशा एक अशांति बनी हुई है वो अशांति खत्म होगी। लेकिन ये बात, इसका मौका उसे कभी नहीं मिला। 19 तारीख को यानी 19 जनवरी 2021 को संदीप ने पिंकी को फोन किया, जैसे वो हमेशा करता है। धीमे धीमे बात की पिंकी ने और ये कहा कि तुम ऐसा करना, 21 को अम्मा नालंदा जाएंगी, मम्मी मेरी, और पिताजी को भी एक कोर्ट केस के सिलसिले में सुबह 9 बजे ही निकलना है। माताजी यानी मम्मी हमारी एडमिट कार्ड मेरा लेकर शाम तक 6 बजे तक आएंगी, तो इस बीच हम 8-9 बजे से शाम को 6 बजे तक घर में अकेले रहेंगे। उम्र 15 साल थी उसकी। संदीप को लगा कि इससे बढ़िया मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। उसने 50 रुपए का वो चाकू अपने बैग में रखा और सुबह ठीक 10:15 बजे, 10 या 10:15 बजे वो जयप्रकाश नगर की कदम गली वाले उसके मकान में पहुंच गया। दरवाजा
खुला हुआ था। पिंकी उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पटना स्टेशन पर उतरते ही उसने फ़ोन कर दिया था, रास्ता पूछ लिया था, और तो और लोकेशन मांग ली थी, और ठीक उसी लोकेशन पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था, भीतर आ गया। प्लीजेंटरीज एक्सचेंज हुई, लेकिन बिल्कुल तटस्थ भाव से। संदीप ने कहा कि आज मैं तुमसे मिलने नहीं, तुमको मारने आया हूं। पिंकी इसके पहले कुछ समझ पाती, उसने बैग का वो चाकू हाथ में निकाला और गर्दन पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। खूनालूदा उस चाकू को उसी बैग में रखा, और वो इस बात से बेखबर था कि मकान मालिक की एक 4 साल की बच्ची वहीं खड़ी होकर ये बात देख रही थी। जैसे ही पिंकी जमीन पर गिरी, वो तेज कदम से संदीप बाहर निकल गया। बच्ची ने बाहर आकर शोर मचाना शुरू किया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, पुलिस को बताया गया, पुलिस आ गई, और फिर पुलिस ने बड़ी मेहनत करके सैकड़ों सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर एनालाइज करके संदीप को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अगले दिन शुक्रवार को, बल्कि शनिवार को, ये बात 21 की है, 23 तारीख को संदीप को जेल भेज दिया गया। पूर्वी एसपी पटना जितेंद्र कुमार ने इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये बताया कि किस किस तरह से दोनों परिवार एक जगह नालंदा में रहते थे। एक बहुत छोटी और नाबालिग लड़की से एक लड़के को इश्क हो गया। बात घर वालों तक पहुंची। घर वालों ने यह कहा कि बात इससे पहले कि और आगे बढ़े, इन दोनों को अलग किया जाना बहुत जरूरी है। वो शादी की जिद करता रहा और घर वालों ने, दोनों के घर वालों ने कहा कि शादी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्ची नाबालिग है और उसके बालिग होने में 4-5 साल का समय लगेगा। बस जैसे ही दोनों अलग हुए, ये बात संदीप के मन में घर कर गई, अब मेरी शादी इससे नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूर जाने के बाद धीरे धीरे उसने भी मना करना शुरू कर दिया, लड़की ने भी, पिंकी ने भी। और फिर उसके मन में गुस्सा भरते भरते इस कदर हो गया कि महीने भर पहले ही उसने पिंकी की हत्या करने के लिए चाकू भी खरीद के रख ली थी, और जिस दिन मौका मिला उसी दिन उसकी हत्या भी कर दी। आज की घटना देखिए, पता नहीं क्या हो गया है इस पीढ़ी को, समझ नहीं पा रहा हूं कि सारा ज्ञान वो मोबाइल और इंटरनेट से ले रहे हैं। उन्हें ना माँ बाप के किसी ज्ञान की आवश्यकता है, न किसी बड़े बुजुर्ग के ज्ञान की आवश्यकता है, न परिवार के किसी सदस्य से किसी ज्ञान की आवश्यकता है। अगर अनायास ही लोग कोई ज्ञान देना भी चाहें कि भाई तुम जो कल स्कूल से 3 घंटा लेट आई हो, तो वो एक बात कह के ये पीढ़ी टाल देती है, आप लोग पुराने विचारों के हैं, जमाना नया हो गया है, ये दकियानूसी विचार अब नहीं चलेंगे। दिमाग में और जहन में वही बातें जो वो दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर जूझते रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की फूहड़ फिल्में, ये दिनचर्या में शामिल हो गया है आजकल की पीढ़ी में। लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सब बराबर हैं। और उसके बाद वो प्यार का भोंडा प्रदर्शन, जो ज्ञान इन सब चीज़ों से इकट्ठा किया है, उसी हिसाब से वो उनके, अभी मैं देख रहा था कि एक दूल्हे ने बारात जाते समय वो गाड़ी जो उसे शादी में मिली थी, उसके छत पे खड़े होके, कार की छत पे, चलती हुई कार की छत पे, पूरा दूल्हे के अपने जो अटायर उसका होता है उस पर रील बना रहा था। मतलब जैसे खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स
और बाकी चीज़ें होती हैं, ये रील्स घुस गई हैं उसमें, डीएनए में चली गई हैं कि रील्स अगर न देखें तो दिन अधूरा है। और ज्ञान भी उसी रील्स है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट की रील्स और पूरी दुनिया जहान का ज्ञान। आप सबने भी देखी, बड़ा वायरल हुआ था, अभी मुश्किल से हफ्ते भर पहले की बात होगी। और किन किन सब्जेक्ट्स पे रील आ रही हैं, बाप रे बाप। तो उसी से सारा ज्ञान लिया जा रहा है और दोनों, लड़का और लड़की दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि मोबाइल कोई भेद नहीं करता कि उसको लड़का चला रहा है या लड़की चला रही है। इंटरनेट भी कोई भेदभाव नहीं करता, जीपीएस की लोकेशन भी कोई भेदभाव नहीं करती। अपने काम का ज्ञान उसमें से निकाल कर और फिर उसको अपने जीवन में अमल में ला रही है इस युवा पीढ़ी। देखिए, बालिग और नाबालिग ये सोसाइटी ने तय नहीं किया है, ये कानून ने तय किया है कि साहब 18 साल की उम्र से पहले क्या कहेंगे और 18 साल के बाद क्या कहेंगे और 21 से पहले क्या कहेंगे, 21 के बाद क्या कहेंगे। तो कानून ने कह दिया कि साहब अगर ये 18 साल की लड़की हो गई तो बालिग हो गई, और अगर 17 साल की है तो बालिग नहीं है, नाबालिग है। ऐसे ही लड़कों के बारे में कानून ने तय कर दिया। लेकिन आज तो 14-15 साल के लड़के और लड़की दोनों मानसिक रूप से बालिग हो जाते हैं। 14 पूरा करते करते कानून मानता रहे कि नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है, बालिग तो वो 18 साल में ही होंगे, लेकिन 13-14 साल में, 12 से लेकर 14 के बीच में ये सब मानसिक रूप से बालिग हो जाते हैं, कटसी मोबाइल फोन, कटसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब बालिग हो जाते हैं। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बना है, जिसमें यह कहा गया कि इस उम्र से कम के बच्चे ये जुवेनाइल हैं, इनको सजा का कोई सजा इनको देना ठीक नहीं है, इनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पुलिस अगर पूछताछ करेगी तो सारी जिंदगी ये पुलिस से डरेंगे। यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो नाबालिगों के जुर्म को जब डिफेंड करती है तो उसका आधार ये मानती है कि ये परिपक्व नहीं हुए हैं, ये मानसिक रूप से इनको सही और गलत का ज्ञान नहीं है अभी। मतलब इनका ज्ञान जो इनको ज्ञान अक्वायर करने की प्रोसेस थी, उसमें सही और गलत के बीच का अंतर ये अभी पूरा नहीं समझ पाए हैं या पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी तो इन्हें समझ नहीं है। ये डिफेंड करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं या जो जुवेनाइल नाबालिग जो जुर्म में लिप्त हैं या पाए गए हैं या लाए गए हैं, उनको कहते हैं नहीं नहीं साहब ये तो भी बालिग ही नहीं हुआ है, ये तो सही गलत के बारे में जानता ही नहीं है। और हकीकत में अगर आप देखें तो 14-15 साल में ही ये लड़के या लड़की ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि बड़े बड़ों के कान काट लेते हैं। आप कुछ भी कहिए कि साहब अभी तो ये नाबालिग है। ये लड़की भी 16 साल की उम्र रही होगी, मैट्रिक का एग्जाम देने जा रही थी। मां इसका मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेने नालंदा गई थी और उसे इतनी समझ थी कि पिता सुबह 8 बजे चला जाएगा, कचहरी में डेट है, मां नालंदा चली जाएगी, शाम को 5 बजे तक आएगी, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक हम अकेले रहेंगे। और ये अच्छा मौका है, इतने दिन हो गए हैं हम उससे यानी संदीप से नहीं मिले हैं। और फोन करके बताया कि मैं अकेली रहूंगी।
वो तो ढूंढ ही रहा था, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या है। वो जानती थी कि इसी की वजह से मेरे पूरे परिवार को नालंदा से पटना शिफ्ट होना पड़ा है। इसी की वजह से दोनों परिवारों में आपस में मानसिक रूप से युद्ध चल रहा है। इसी की वजह से मेरे माँ बाप को जलील होना पड़ता है और ये कहते हैं कि नहीं, अभी बालिग नहीं हुई है, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन उसको उसने बुला लिया। तारीख वही 21 जनवरी 2021। बस केवल वो भांप नहीं पाई कि उसके मन में अब मिलने की तमन्ना नहीं है, इंतकाम की आशा है, बदले की भावना है। वो भी उसी जुमले पर या उसी मुहावरे पर कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब भी मिलेगी खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। फिर भी उसको बुलाया। किस तरह की नाबालिग है, कैसे ये न माना जाए कि परिपक्व है। कई साल पहले ही परिपक्व हो गए, मतलब इस उम्र में लड़के बच्चे सब, लड़का लड़की सब परिपक्व हो गए। इसलिए बच्चों की हरकतों को उनकी उम्र से मत आंकिए कि अभी तो बालिग हुआ नहीं है या अभी तो बालिग हुई नहीं है, अरे ऐसा कैसे सोच सकती है। मत आंकिए उसको उसकी उम्र से, बल्कि उसकी आदतों या उसकी हरकतों पर नजर रखिए, वरना धोखा खाने में देर नहीं लगेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।